जैन सर, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एक ओरिएंटेशन की, क्लास 9-10th में जो बच्चा है कि किस तरह से वो थोड़ी सी तैयारी अपनी स्कूल में ही साथ साथ शुरू कर सकता है। अभी हम आ गए हैं सर रिटन एग्ज़ाम पर, जो पहला कदम है उसको किस तरह से तैयारी करनी है। बिकॉज हमारे टाइम से ऐसा होता था कि अगर कोई अच्छा बच्चा है तो एनडीए का रिटन क्लियर कर ही लेगा। ट्रू। और अभी एनडीए का रिटर्न ऐसा हो गया जैसे इट हैज़ बिकम मेजर बॉम्ब शेल। रिटर्न का हमने लास्ट टाइम पहली बार शुरू किया था। एक तो मुझे लगता है कि एवरी एवरी प्रोग्राम, एवरी मेंटरशिप शुड ऑलवेज हैव लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जहाँ पे आप उनको फोकस कर सको। अदरवाइज देन इट इज़ नॉट मेंटरिंग, देन इट इज़ लाइक कि एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, तीसरा आया, ऐसे तो चलता ही रहेगा। जैसे अब आपके प्रोबेशन में देखिए तो कम लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम 1000 लोगों को एक साथ प्रोबेशन करा रहे हैं, चलो एक दौड़ हो गई। बिकॉज ये इतनी ज़्यादा एलीट चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं कि इनको आपको बहुत बारीकी से उस इंसान को देखना पड़ेगा, उसके प्रेशर्स हैंडलिंग कैपेबिलिटी और वो सब चीज़ें। तो सिमिलरली हमने रिटर्न में भी सिर्फ 20 बच्चों का प्लान किया था पिछली बार। और इसमें 2-3 गैप्स जो मुझे समझ में आए कि बहुत जल्दी ना गिविंग अप टेंडेंसी आ जाती है किसी के भी अंदर, कोई भी प्रोग्राम हो। जैसे अगर आपको याद हो एनडीए में एक भार्स बैंड करके है, तो हम हमेशा मैं अपने बेटे को वही चीज़ समझाता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि जो अपस्लोप में भाग लिया ना, वो तो एंक्लोजर कूद गया, 3-4 एंक्लोजर आगे ही आएगा। जो भास बैंड में धीरे धीरे ऐसे हो गया जैसे अपस्लोप। और ये अपस्लोप क्या है, जब एग्जाम पास आ रहे होते हैं तब अपस्लोप आता है, क्योंकि तब प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, अब कल क्या होगा, परसों क्या होगा। सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज फाउंड, दैट वी हैव टू कीप मोटिवेटिंग दोज चिल्ड्रन जो आ रहे हैं। तो अब एक रिटर्न की तैयारी होगी, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया या वाइट बोर्ड पे पढ़ा दिया और बता दिया। बट वॉट आई डिफरेंट दैट वी अटेम्प्टेड वॉज कि हमने हर हफ्ते फीडबैक सेशन रखा बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ। बिकॉज पेरेंट्स बच्चों को देख रहे हैं, they are observing them, they are fully supporting them, everybody is dedicated to their children. But in 11th-12th अब सबने मान के चला है कि एक को तो घर पे बैठना ही पड़ेगा अगर मजबूरी नहीं है तो, और वो डेडिकेटेड 24 आवर्स उसी के लिए। तो वी यूज टू हैव दिस काइंड ऑफ फीडबैक सेशन विद द इन रिटर्न ऑल्सो। तो मदर पेरेंट्स बताते थे कि नहीं, इसको थोड़ी मैथ्स में इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ कई बार होता है बच्चा ना पीयर प्रेशर में बोलता नहीं है, अरे नहीं ये तो सर मैं कर लूँगा, ये तो मैं कर लूँगा। एंड दैट वॉज अगेन बिग हिट बिकॉज बच्चों तो नहीं बता पाए थे, पेरेंट्स ने भी जब हमें बताया तो फिर हमने उसी के ही डाउट क्लियरिंग सेशंस और वो सब चीज़ें रखनी शुरू कर दी। द थर्ड पार्ट विच आई थिंक द मेजर वाटरलू, जो सभी का सबसे बड़ा नेमेसिस है, वो है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। और आपकी जो रिटर्न है ना, वो आपकी मेरिट को ख़त्म कर सकता है, चाहे आप एसएसबी रिकमेंडेड हो ना हो, और आपको यकीन कर सकता है कि आप वो यूनिफॉर्म पहनेंगे। और उसके अंदर मैथ्स ऑब्वियसली इज़ अ बिग पोर्शन लाइक यू सेड, क्योंकि अब 12th तक की मैथ्स आती है। बट आई स्टिल से कि वो इतनी ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री की नहीं है जो नीट और जेई वगैरह में आ रही है। इट इज़ लाइक कपल ऑफ नॉचेस लेस। और जो उसका करंट अफेयर्स में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब कुछ आ जाता ये है। जनरल स्टडीज़ में करंट अफेयर्स है साथ में, अब ये कोई पढ़ ही नहीं रहा है आजकल। नहीं, ये बताइए सर कहाँ तक पढ़ेगा? जस्ट हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। जनरल नॉलेज का भी कोई लिमिट नहीं है। करेक्ट। आप किसी भी चीज़ के एकदम अंदर घुस करके, तो अगर किसी को ये बताना होगा कि भैया आपको इतना स्कोप है ये लिमिट तक, ताकि Correct. एक सवाल देख करके ही शुड बी क्लियर कि भैया ये आ सकता है कि शायद नहीं आ सकता। इतना डिटेल में नहीं आएगा। तो आप क्या एडवाइस करेंगे? ब्यूटीफुल। अब इसको देखते हैं, हमारे इसको ना हम थोड़ा सा और आगे लेके एसएसबी के बारे में भी साथ में मैं जोड़ रहा हूँ इसको। सबसे पहले करंट अफेयर्स में इंडिया के रिलेशंस, बेसिक चीज़ें, कोई भी एक टॉपिक आपने ले लिया, अगर आप अब वही है कि बेसिक किसके लिए क्या बेसिक है। हाँ नहीं एग्जैक्टली देखिए, करंट अफेयर्स की जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान के रिलेशन किसके साथ क्या है वो तो बात होगी होगी कि आज रिसेंट क्या विजिट हुई है, ये क्या हुआ होगा, यही तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव तो है नहीं। तो वही पूछे जा सकते हैं कि अभी रिसेंटली किसने विजिट किया, इसका फलाना 26 जनवरी पे तो कौन ये था। जो विजिट है सर पिछले 6 महीने की, एग्जैक्टली जो पिछला क्योंकि रिटन पिछला एग्जाम हुआ पिछला है एग्जाम हुआ है उससे लेके उसके अभी बाद तक, वाले की। क्योंकि पिछले वाला तो पेपर आना अमूमन मुश्किल है। तो इंडिया के कितने विजिट्स हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर? इंडिया ने कैसे सार्क मीट से लेकर के G20 मीट्स, कितने मीट्स हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो ट्रीटीज। वाले? किसी एक कंट्री के, जैसे बांग्लादेश में वो हो गया था, से लेकर के नेपाल में क्या चल रहा है, साउथ Correct. एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में क्या चल रहा है, करेक्ट। ऐसे बेसिक चीज़ें। और हाँ, मैं आपको इसका एक पूरा फ्रेमवर्क ही दे देता हूँ। आप इनके ऊपर एक टाइम बॉक्स करके, लाइक दिन में 1 घंटा, जैसे आपने पूछा कितना पढ़ें,
तो हमें वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना कितना पढ़ना है। तो आपने 1 से 2 घंटे उसको डेडिकेट किए उस पर्टिकुलर टॉपिक को बनाने में, यानी कि इंडो यूएस रिलेशंस फॉर एग्जांपल। उसमें विजिट्स भी कवर हो जाएंगी, रीसेंट ट्रीटीज भी कवर हो जाएंगी, रीसेंट नेगोशिएशंस भी कवर हो जाएंगी, हमारा और यूएस के साथ जो एरियाज ऑफ डिसएग्रीमेंट है वो भी कवर हो जाएगा, एरियाज ऑफ एग्रीमेंट भी कवर हो जाएगा, H1B वीज़ा के टॉपिक भी कवर हो जाएंगे और सब कुछ कवर हो जाएगा उसी के अंदर, क्योंकि आप एक होलिस्टिक रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हो एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ। जल्दी मैं एक फ्रेमवर्क देता हूँ। कितने डेटा वगैरह के अंदर कितना घुसना है? पूरा हर सी इफ़ यू आर आस्किंग मी कितना घुसना है, तो बेसिक डेटा तो सारा पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा ट्रेड कितना है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वाज कि अगर हम इकोनॉमी के बारे में बात करें तो किसी भी रिलेशनशिप में जब हम बात करेंगे तो 3-4 भागों में उसको बांट सकते हैं। मैं जनरली बोलता हूँ व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। क्या था, क्या है, प्रॉब्लम एरियाज कहाँ हैं, क्यों हैं और किस तरह से बेहतर कर सकते हैं मिलिटरीली, इकोनॉमी वाइज एंड सोशली। तो अगर आप इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, अभी आप सोचिए आपका सिर्फ ना 1 पेज के रेडी रेकनर नोट्स बनने शुरू हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि आपने जो भी उसके बारे में लिखा होगा वो आप डेटा में कन्वर्ट करते रहेंगे अपने आप ही। अमूमन जैसे इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे तो बायलैटरल ट्रेड क्या है, ट्रेड डेफिसिट कितना है, मेजर सेक्टर्स क्या है जिसमें हम बात हो रही है। और आई मस्ट शेयर दिस विद यू, हम अपने बच्चों को जो लाइव सेशन है इनके नोट्स भी दे रहे थे, मतलब उनको जो नहीं करना चाहते, बट मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ कि अपने हाथ से लिखो, क्योंकि जब वो लिखते हैं ना तो इट गेट्स, सो लेट्स से इंडो यूएस, इंडो रशिया, इंडो चाइना, इंडो म्यांमार, इंडो श्रीलंका, इंडो बांग्लादेश, इंडो पाकिस्तान, इंडो यूरोपियन यूनियन, अगर मान लेते हैं ऐसे 15 से 20 टॉपिक हो जाए हमारे पास, तो दिस इज व्हाट इज करंट अफेयर्स, देयर इज नथिंग एल्स टू बी डन। तो अगर मैं इसको नटशेल में समराइज करूं, आप एक 4 मिनट की स्पीच बनाइए। लेट मी पुट इट इन बेसिक फ्रेमवर्क, टॉपिक वाइज इंडो यूएस। सो इम्पोर्टेंट है टॉपिक चुनना, जो भी टॉपिक आपको, जो पहले तो अपने रिलेशन वालों से शुरू करिए, फिर अपनी इकॉनमी मतलब इंडियन इकॉनमी। जब आप इसके लेक्चरेट या जो भी बनाते हैं लेक्चरेट, जैसे मैंने बताया, उसमें आप हर लाइन में यकीन कीजिए कॉज, इफेक्ट और डेटा पॉइंट आना चाहिए कि इंडो यूएस टैरिफ्स की बात अगर कोई करता है तो क्यों, क्योंकि हमारा फॉरेन डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा था इसलिए हुआ, तो अपने आप ही आ गया उसी पर्टिकुलर लाइन में कॉज, इफेक्ट और डेटा। इसमें आप रिटर्न की भी तैयारी कर रहे हो और साथ ही साथ में जब सब्सिक्वेंटली आप एसएसबी के लिए जाओगे तो आपकी ऑलरेडी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के करंट अफेयर्स के सवाल, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स, आपका लेक्चरेट पूरा तैयार हो गया। तो उसमें आपको फिर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड एम टिल एसएसबी, ये थोड़ी हम ये कॉज, इफेक्ट और डेटा समझाइए। हर चीज़ का ना एक कारण होता है, क्यों हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, और उसमें कहीं ना कहीं हमने डेटा पॉइंट फिक्स करना है। जैसे मैं आज, हमारी एक डिस्कशन चल रही है, क्यों चल रही है, बिकॉज हमारे दिमाग में है कि उन बच्चों की हम मदद कर सकें जो बच्चे प्रॉबेबली एक कहीं लॉस्ट हैं, कहीं एक फिक्स्ड अपना दिमाग नहीं बना पा रहे हैं कि कैसे तैयारी शुरू करें। नाउ ये कॉज और इफेक्ट हो गया, हम ये कर रहे हैं उनकी मदद के लिए, दैट इज द इफेक्ट। एंड लेट्स से देयर आर 8 लाख स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग, सो 8 लाख में से अगर हम दिल्ली या एनसीआर या आपके सब्सक्राइबर की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन जो लोग हैं उसमें से एटलीस्ट 3 से 4 लाख होंगे। सो वी आर एड्रेसिंग देम, सो वी आर टॉकिंग टू दोज 4 लाख स्टूडेंट्स थ्रू दिस मीडियम, सो दैट हाउ कैन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर देयर एसएसबी। इनफैक्ट मैंने कॉलेज में बनाए हुए थे बस डिबेट एंड उसके लिए ना, तो मेरे वो 3-4 पेज का हर टॉपिक होता था एंड 200-300 टॉपिक्स थे मेरे पास उस तरह के 2-3 साल सिलेक्ट हो गया। 16 मैरिट। और आज जैसे जैसे आपने रिटर्न का एक और चीज़ जो हम बहुत एक बारीक चीज़ है जो हम रह जाती कई बार हमारे से, वो है टेस्ट, मॉक टेस्ट। जनरली मैंने देखा है कि अभी जो मेरा पिछला एक्सपीरियंस रहा है, जो हमने अभी बैच खत्म किया था, उसमें लास्ट में बच्चे मॉक टेस्ट करना शुरू करते हैं। व्हाट वी स्टार्टेड वाज कि द डे वी स्टार्टेड, हर हफ्ते मॉक टेस्ट, क्योंकि you have to get into the habit of putting yourself under pressure. Now it is not additional pressure. क्या होगा कि अगर आप लगातार उसी चीज़ को कर रहे हो तो जब तक वो एग्जाम आएगा तब तक आपके लोग केक, मतलब आपको आसान लगेगा। अगर आपने लास्ट में कि मैं लास्ट डे ना 10 ईयर कर लूँगा, लास्ट डे वो वाला कर लूँगा, तो उसमें क्या होगा, यू विल देन लूज आउट ऑन सम एस्पेक्ट। सर एक काम करते हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। सपोज मान के चलिए कि मैं एक कैंडिडेट हूँ जिसने 10th के अभी एग्ज़ाम दिए, 11th में आया हूँ और मुझे नहीं पता है कि आर्म फोर्सेस को कैसे ज्वाइन करना है, कैसे आर्मी में जाना है, कैसे नेवी में जाना है, कैसे एयरफोर्स में जाना है। मैंने वो 26 जनवरी 15 अगस्त वाली परेड देखी और मुझे लगता है यार ऐसे बनना है, बट ये होगा कैसे।
मैं सही बताऊं तो जब मैं स्कूल में था तो मेरे को एनडीए का नहीं पता था। जब मैं कॉलेज आया उसके बाद मुझे पता लगा कि अच्छा एक एनडीए भी होता है, एक सीडीएस भी, मतलब इस तरह से होता है ना। तो वो बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। राइट। सो आर्म फोर्सेस में ऑब्वियसली जब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो हम बात करेंगे जो ऑफिसर कैडर में कैसे हम लोग कमीशनिंग ले सकते हैं। देर आर ऑलमोस्ट 21 एंट्रीज जिसके थ्रू आप जा सकते हैं आर्म फोर्सेज में। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबकी अलग अलग हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, क्यूआर है, क्राइटेरिया है। वो अलग अलग साइट्स पे जॉइन इंडियन आर्मी और इन सब साइट्स पे मिल जाता है। ब्रॉडली स्पीकिंग दो तरीके से आप जा सकते हैं। पहला एक एंट्रेंस टेस्ट देकर और दूसरा आप डायरेक्ट में। एंट्रेंस टेस्ट वाले जो 12th के बाद, जैसे जो बच्चे 12th के बाद एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं या नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके अंदर एक्चुअली एक बहुत बड़ा, इसी के साथ में एक आपको मिथ भी ब्रेक कर देता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं यार जेई का तैयारी कर रहा है तो एनडीए का भी दे दे, हो ही जाएगा। बट होता क्या है कि जब हमने, जैसे हम रिटर्न की तैयारी जब बच्चों को अब करा रहे हैं तो हम बहुत डीप डाइव किया इसके अंदर, तो समझ में आया कि 57 to 62% सिलेबस ही अलग है। मतलब जेई कहीं और है और ये अपना एसएसबी, इसका एनडीए का कहीं और है। क्योंकि उसके अंदर दो बड़े जो ब्रॉड सब्जेक्ट्स है, एक तो मैथ्स हो गया, वो आप कह सकते हैं, देखिए हर एक चीज़ का टॉपिक में भी सेम हो सकता है, बट जेई की रिक्वायरमेंट अलग होगी और एनडीए की रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी। प्लस उसके अंदर जो जनरल स्टडीज़ आता है ना, जनरल स्टडीज़ इज़ लाइक करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी। अब जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है उसको तो कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों से, वो तो क्यों पढ़ेगा। और आजकल जो हमारे टाइम पे तो जनरल नॉलेज कंपलसरी होता था, अभी जनरल नॉलेज इज़ नॉट कंपलसरी इन स्कूल्स, सो स्टूडेंट्स डू नॉट रीड इट। एंड बहुत बार हम पीयर प्रेशर वगैरह बोलते हैं या पढ़ाई का प्रेशर बोलते हैं, बट न्यूज़पेपर आजकल कोई उठा के भी नहीं देखता, तो उसके लिए वो पूरी चीज़ें अलग हो जाती हैं। सो देन ही कैन गो थ्रू दैट। और डायरेक्ट एंट्री कैसे हुआ, जैसे 12th के बाद आप टेक्निकल एंट्री स्कीम, जैसे टीएस एंट्री के लिए आप जाते हैं, और उसी तरीके से नेवल का एक है स्कीम। फिर ग्रेजुएशन के बाद काफ़ी स्कीम्स आती हैं, तो सेम दो तरीक़ों से आप जा सकते हैं। बट सर जो 10th के बाद बच्चा है, आपने बताया कि तुरंत 10th करके 11th में 12th में कोई कोचिंग तो ज्वाइन करेगा नहीं, है ना, क्योंकि उसको स्कूल के साथ पढ़ाई भी करनी है। एंड उसको बोला है कि यार जब एग्ज़ाम आएगा उसके बाद मैं देखूंगा। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो शुरुआत से ध्यान रखे? मतलब अगर आप मुझे बोलोगे कि यार तू ये चीज़ें करते रहना, सो दैट एक डायरेक्शन मिल जाएगा मुझे। ग्रेट क्वेश्चन। पता है क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा मन में सबके आता है कि यार जेई की तैयारी करते रहो, ये हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया। इस केस में भी जो जेई से ज़्यादा मुश्किल एनडीए का एग्ज़ाम है, क्योंकि एनडीए का ये एग्ज़ाम नहीं है, ये दो भागों में है। पहला तो रिटर्न है और दूसरा है इसका एसएसबी। जेई के एग्ज़ाम में आप बहुत लीनियर तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, या कोई भी उस तरीके का एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, नीट, जेई, कुछ भी। बट इसके अंदर जो असली हाथी है वो एसएसबी है, जो पूंछ है वो है आपका रिटर्न। क्योंकि आप देखिए तकरीबन 7 से 8 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें से फिल्टर आउट हो गया अराउंड 7 से 8 हज़ार बच्चों को कॉल लेटर्स अभी एनडीए के लिए जाएंगे, उसमें से 400 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो अगर आप जेई से कंपेयर करें तो हमारी रेशियो तो बहुत ज़्यादा कम है एक्चुअली। दैट इज़ वन पार्ट। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी। एसएसबी इज बेसिकली टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपकी पूरी पर्सनैलिटी को तार तार करके देख लिया जाता है कि क्या ये इंसान हर लेवल पे आर्म फोर्सेस के लायक है कि नहीं है। लेवल मतलब जो ये बोल रहा है क्या ये वही करेगा, इंटेग्रिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी। अब किसी जेई नीट के एग्जाम में ये सब चेक नहीं होता, वहाँ थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। उसके लिए जैसे अभी हमारे पास बच्चे आ रहे हैं 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, वो अभी से ही ये पता करना चाह रहे हैं कि हमें किस एरिया ऑफ आवर पर्सनैलिटी वी शुड वर्क ऑन। एंड द स्ट्रेंथ लाइज इन द सिस्टम कि अगर आप उसको उसी तरीके से उसकी पर्सनालिटी को क्वांटिफाई करते हैं, यानी कि उसको नंबर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जब आप दोनों को कोई भी सुनता है तो आपका टोन, टेनर, एक्सप्रेशन अलग है, दोनों की अलग है। उसी तरीके से काफ़ी ऑफिसर्स हैं जिनका बिल्कुल ही अलग होगा। इट इज़ नॉट नथिंग डू बाय हाउ गुड लुकिंग और बैड लुकिंग आर, इट इज़ अबाउट हाउ वेल यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, लेट्स से सिंपल एग्जांपल लेते हैं। कम्युनिकेशन में हर एक को लगता है अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। अब जो 9th का बच्चा हमारे पास आता है, 10th का आता है, आजकल एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, सोशल स्किल्स थोड़ा सा कम है, डर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आजकल रिश्तेदारों से लोग मिलने बाहर नहीं आते, मम्मी बुलाती हैं बेटा और नमस्ते बोलो आंटी को, अंकल को। अब अगर आपको याद है हम जब छोटे होते थे तो कैसे भागते हुए अंकल आए, आंटी है ना, मिलने के लिए जाते थे। अब कम्युनिकेशन स्किल्स कैन बी पुअर बिकॉज ऑफ नॉट लैक ऑफ नॉलेज, कि चलो इंग्लिश की कमी है, एंग्जाइटी, एंक्शियसनेस, एकदम घबराहट, डर,
अब ये चीज़ें कैसे पता चलेंगी? तो उसी के लिए अगर वो पहले से ही उन चीज़ों की तैयारी उनकी किसी से अच्छे से पता करके कि कहाँ मेरे को गैप आ रहे हैं पर्सनालिटी में, देन इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम 9th 10th स्टैंडर्ड, और छोटी छोटी ड्रिल्स जैसे लोगों के साथ खेलना कूदना, मिलना जुलना, रिलेटिव से चाहे मिलना जुलना, फ़ोन वगैरह पे बात करना, मोबाइल पे खाली अपने दोस्त यारों से नहीं और लोगों से भी, तो देन दे विल बी एबल टू डेवलप मच मोर बाय द टाइम देयर एसएसबी कम्स। बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा अपना कम्युनिकेशन ठीक रख रहा है, मतलब ही कैन कम्युनिकेट और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता है रिटन फॉर्मेट में और बोलना, दोनों अलग अलग चीज़ है एज आई अंडरस्टैंड, और उसी के साथ में वर्ल्डली नॉलेज है उसका, जनरल नॉलेज, तो ही इज़ जनरली डिसेंटली पॉइज्ड कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। एब्सोल्युटली, फॉर कम्युनिकेशन स्किल कर सकता है। सो देयर आर डिफरेंट स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड बिकॉज इट्स अ पर्सनैलिटी नो। खाली आपने बता तो दिया बट आपके अंदर, आपके दिल में कुछ और है, इन द सेंस एम्पैथी नहीं है आपके अंदर। सो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स की खाली बात कर रहे हैं तो यू आर बैंग ऑन, बिल्कुल आपने 100% बिल्कुल करेक्ट बताया कि देन इन दैट केस ही इज पॉइज्ड। मैं अगर किसी बच्चे में क्वालिटी नहीं है तो क्या वो क्वालिटी उसमें डाला जा सकता है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कौशल, अगर आप अपना ध्यान पूरे अपनी सर्विस करियर की तरफ ले जाएं, जो आप कर रहा हूँ, कई बार आपके मन में चीज़ें आती होंगी कि आप एक इंसान को देखते होंगे, एक कमीशन ऑफिसर को देखते होंगे और आपको लगता होगा यार कि ये तो बहुत ही, इसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा है, ये कैसे सिलेक्ट हो गया टाइप? हाँ, और एक चीज़ है बहुत कम है या है ही नहीं, तो ये सेलेक्ट कैसे हो गया? सी, हर एक इंसान के अंदर ना सारी क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले तो कोई भी ऐसा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ, अगर वो इंसान है तो उसमें वो क्वालिटीज़ होंगी। उसका जो एनवायरनमेंट, उसकी जो ग्रूमिंग है, जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसकी अपब्रिंगिंग है, या उसका जो माहौल है, उस वजह से ये हो सकता है कि वो क्वालिटी कहीं पीछे उसकी छुपी हुई हो और वो आगे नहीं आ पा रही है, और कोई बताने वाला भी नहीं होता। अब कई बार हमने एक बहुत पुरानी मूवी है परवरिश, जिसके अंदर एक पुलिस वाले का बेटा, जब वो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, हाँ, कि जब वो वही है I think। दिलीप कुमार है ना, अशोक खन्ना, नहीं विनोद खन्ना। विनोद खन्ना। तो जब अब वो पुलिस वाले का बेटा एक गैंगस्टर के घर चला जाता है तो कैसे हो जाता है, और वो गैंगस्टर का बेटा आता है, तो इट इज़ सेम कि कई बार क्या होता है कि हमें वो माहौल नहीं मिलता उस तरीके से अपने आप को डेवलप करने का। और दूसरा, आज ज़िंदगी इतनी भागदौड़ मची पड़ी है कि टाइम भी नहीं होता कि किसी की बिठा के, सब क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्कूल में डाल दिया, या एक पर्टिकुलर एकेडमी में डाल दिया, या एक पर्टिकुलर हॉस्टल में डाल दिया, और हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि अब तो इसके अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी जो उसको दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, एंड दैट इज़ वेयर वी जनरली गो रॉन्ग। तो बट सर, अगर हम समराइज़ करें जो सर बता रहे थे कि एक तो कम्युनिकेशन स्किल होगी कि आप फ्रेंड्स से मिलिए, रिलेटिव से मिलिए, स्कूल में अपना एक जो ग्रुप है आपका, क्लास का होता है, स्कूल का ग्रुप होता है, देन एक मे बी शायद आप टीम स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। स्पोर्ट्स काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं, इमोशंस भी हो गए, लीडरशिप स्किल्स भी हो गई, फॉलो करना भी है उसमें। देन बेसिक जो आपकी एकेडमिक्स है वो ठीक रहनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी एनडीए वगैरह का भी अच्छा खासा सिलेबस हो गया है। करेक्ट। और जो चौथी चीज़ मुझे लगती है कि अगर आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स इन सब में रहेंगे तो फिजिकल उसको कर रहे हैं, दिन दुनिया से अपनी वाकफियत रखिए कि क्या चल रहा है मेरे नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो में, तो शायद एक जनरल लाइन ऑफ डायरेक्शन आपकी ठीक ठाक रहेगी। एक बस छोटा सा पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि उनको अगर ये भी पता चल जाए ना साथ में कि किस एरिया में वो कम है, कि किस एरिया में थोड़ा धक्का ज़्यादा देने की ज़रूरत है, किस एरिया में दे आर ओके एंड दे आर वेल पॉइज्ड लाइक यू सेड, तो देन द पर्सन इज अ स्टार, एवरीबडी कैन बिकम अ स्टार। तभी हमने इस प्रोग्राम का नाम लाइफ स्किल्स मेंटरिंग एंड लीडरशिप ट्रेनिंग रखा है। इट इज़ नॉट एसएसबी कोचिंग। तभी हमारे पास अभी 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड से बच्चे आ रहे हैं। इनफैक्ट सैनिक स्कूल्स, RIMC, मिलिट्री स्कूल से हमें बच्चों ने अप्रोच किया है कि पेरेंट्स ने, कि उनके 10th 9th में बच्चे अभी विंटर वेकेशंस के लिए या ऐसे आएंगे कि आप एक 15 दिन का उनके लिए एक्सक्लूसिव कोई चीज़ आप कराइए, ताकि वो आपके साथ रह के उन गैप्स को फिल कर सके और ताकि उसको फिर वो फॉलो करते जाएं। तो सर, अगर वो बच्चे आपके साथ आते हैं या हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, तो 15 दिन का हमने प्रोग्राम किया और उसके बाद हम फॉलो अप कितने टाइम में कराएंगे उस बच्चे के साथ? आर कमिटमेंट विद दो स्टूडेंट्स इज कि जो भी हमारे पास आ रहा है टिल द टाइम दे पास आउट फ्रॉम 12th, एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज कंसर्न, वी आर विद देम। तो शुरू में 15 दिन जैसे ऑफलाइन किया या 15 दिन ऑनलाइन, जैसे भी वो करना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर कन्वीनियंस। कहने क्लास 9th 10th के बाद ही शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ,
Absolutely. आ रहे हैं बच्चे हमारे 9th के हमारे we have students we have in last 1 year since we have started we have trained almost 70 to 80 9th standard students and even 12th के and I must share this with you कि 12th के सैनिक स्कूल के 3 सैनिक स्कूल के बच्चे हमारे पास SSB के रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद नहीं आए हैं. उनके स्कूल्स ने हमें पहले ही बुला लिया था अप्रैल में. फिर उनको इतना ज़्यादा पसंद आया फिर उन्होंने बोला कि 11th स्टैंडर्ड का भी करिए आप. फिर हमने 11th स्टैंडर्ड के भी बच्चों का वही लाइफ स्किल्स मेंटरिंग वाला गैप्स कहाँ हैं किस तरीके से इंप्रूव Yes, sir, आपने बताया था. बेसिक ड्रिल्स जो होती हैं कि सम चेंजेस इन योर लाइफ. इनफैक्ट कम्युनिकेशन की बात हुई तो उसमें से 2 बच्चे स्टैमरिंग वाले थे थोड़ा सा जैसे क्योंकि डर था. एंड हमारे इस प्रोग्राम के बाद बोथ ऑफ देम एंड वी हैव पोस्टेड इट ऑन आवर चैनल आल्सो बोथ ऑफ देम हैव स्टॉप्ड स्टैमरिंग नाउ. तो सर इस वाले वीडियो में तो अभी हमने जनरल एक ओरिएंटेशन की बच्चे को क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अगर उसको यूनिफॉर्म का शौक़ है या आर्म फोर्सेस में किसी भी फोर्सेस उसका शौक़ है तो ये चीज़ें शायद अगर वो फोकस करना शुरू करे तो एक ओरिएंटेशन हो जाएगा क्लास 9, 10th, 11th से ही. तो अगले वीडियो में सर जो हम बात करेंगे कि जो पहला स्टेज आता है किसी भी एग्ज़ाम का रिटन, तो एनडीए का रिटन हो गया या किसी भी दूसरा जो यूनिफॉर्म के एग्ज़ाम्स हैं कि उसमें रिटन एग्ज़ाम में किस तरह से उसको तैयारी करनी है और हम थोड़ा सा अलग कैसे उसकी तैयारी करा रहे हैं. एब्सोल्युटली ग्रेट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. जय हिंद सर. जय हिंद.